Good morning, everyone. Welcome to my BST zone. Here, this is Deepti. Now, today I am going to represent a few questions in this video. The questions which I have taken is related to our both chapter 1 and 2. So, let us proceed to the questions. Okay. From the beginning, I am going to show you the questions, which is very important for you all for your examinations. Okay, so from the beginning I'm going to show you all the questions one by one. Now you can see the nature and purpose of business. Important questions 1 marks के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आई हैव टेकन 1 marks. The questions carrying each questions are carrying 1 marks. 1 marks के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मे भी आ सकते हैं, क्योंकि 2 marks के, 3 marks के, 4 marks के, अकॉर्डिंग टू द आंसर वर्ड्स दे डिपेंड टोटली कि विच हाउ मच मार्क्स शुड बी फॉर विच क्वेश्चंस. ओके, तो फर्स्ट इट इज़ गिवन है स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. देन यू कैन से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपका क्या आता है? बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है, एंड एम्प्लॉयमेंट आता है. ओके, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो यू ऑलरेडी नो अबाउट द बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट की ये होता क्या है. बिजनेस मेन मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट. प्रोफेशन में क्या होता है? कुछ प्रोफेशनल बॉडी के थ्रू उनको वो एज अ प्रोफेशन उनको रखा जाता है. उनके प्रोफेशनल टीचर का हो, लॉयर का हो, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है इसके बारे में, कि उनके अकॉर्डिंग ये सारे प्रोफेशन को दिए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ आप बोल सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता था. एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जब तक कोई वर्कर है, चाहे वो अपॉइंट होता है, तो थ्रू देयर द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उसके ओनर होते हैं वही उस एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, तब जाके वो उस चीज़ के लिए उसको कैपेबल माना जाता है और उसको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं और उसको एक कंपनी में रखी जाती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में रखी जाती हैं. ओके, तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का आपको सिंपल डेफिनेशन देना है कि क्या होता है. और वन मोर थिंग कि हियर इट इज़ कैरिंग 1 marks क्वेश्चन ना, हियर दिस क्वेश्चन इज कैरिंग 1 marks. तो सिंपली आपसे पूछा है कि स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो आप बस डायरेक्ट ये लिखना कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर द 3 different types of economic activities. Simple answer, you can gain 1 marks on this. Okay, come to the next one. It is given here, name the trade where the goods are bought from the foreign country. तो always you know the answer of this question, कि मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको बता रखा था कि इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है. आप डायरेक्टली आंसर लिख देना इम्पोर्ट ट्रेड. इम्पोर्ट ट्रेड मीन्स फ्रॉम वेयर द वी आर जस्ट डूइंग द ट्रेडिंग प्रोसेस वेयर द गुड्स आर बॉट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री. जब हम बाहर से कोई चीज़ें अपनी कंट्री में मंगवाते हैं, तो वी कॉल इट अ इम्पोर्ट ट्रेड. बाइंग एंड सेलिंग गुड्स वाला आपने सुना है. तो ट्रेड तो एक तरीके से बिजनेस का पर्पज है. ट्रेड मीन्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. जब हम कोई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अपने फॉरेन कंट्री से करते हैं और फॉरेन कंट्री से हमारे कंट्री में कोई प्रोडक्ट आता है या कोई भी चीज़ आती है, गुड्स आती हैं, तो वी कॉल इट इम्पोर्ट ट्रेड. तो इसका डायरेक्टली आप आंसर देना इम्पोर्ट ट्रेड इज द ट्रेड वेयर द गुड्स आर बॉट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री. या यू कैन write down this way also, the trade where the goods are bought from the foreign country is called an import trade. Okay, in the third it is given state examples of analytical industries. तो analytical industry I already explained you. Analytical industry आपका होता है कि separate different elements from the same materials. means एक material है, उसमें से आप different elements निकाल सकते हो. ये already taken the example of oil refinery. separates oil refinery जो होता है वो किस चीज़ को separate करता है? क्रूड को, पेट्रोल को, डीजल, क्रूड ऑयल को, पेट्रोल, डीजल. ओके, दिस वे जस्ट they just separate the different elements from the same materials. This is the answer. Come to the next one. Which industry provides services to primary and secondary industry? Okay, which industry provides services to primary and secondary industry? means primary and secondary industry का we have already discussed in the lecture. बट टर्शियरी इंडस्ट्री का क्या होता है? ये एक तरीके से उसको एक सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है. इट इज़ रिलेटेड टू द बैंकिंग, इट इज़ रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन और एनीथिंग. ओके, तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज का आंसर है. व्हाट इज मीन्ड बाय बिजनेस रिस्क? एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इट. इट इज जस्ट कैरिंग 3 marks. आप ब्रैकेट में देख सकते हो 3 marks लिखा है. मीन्स आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना पड़ेगा, जिसमें से कि मैंने
ऑलरेडी एक चीज़ डिफाइन कर रखा है कि बिजनेस रिस्क होता क्या है. इट रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. तो आप बिजनेस रिस्क का डेफिनेशन देना. एंड वन मोर थिंग you should to keep in mind, whenever you are just giving the definition there must be example also which I have taken this question. मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल भी ले लिया इसमें कि चेंज इन टेस्ट एंड फैशन ऑफ कस्टमर्स, इंक्रीज इन कंपटीशन एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड इट्स फीचर्स यू हैव टू डू कि फीचर्स आपको लिखना ही है इसमें. इट्स फीचर लिख के आपको उसको लेफ्ट नहीं कर देना. यू हैव टू कंटिन्यू द आंसर विद इट्स फीचर्स. ओके, आई एम जस्ट गिविंग द हिंट्स कि विच वे यू हैव टू राइट ऑन द अटेम्प्ट द क्वेश्चन. 3 मार्क्स मीन्स आप समझो 1.5 के आपके डेफिनेशन हो गए तो 1.5 के आपके फीचर्स हो गए. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन. दिस वन इज ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कैरिंग 3 मार्क्स. डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉमर्स. अब सिंपल सी मीनिंग पूछा तो आप डायरेक्टली कॉमर्स को डिफाइन कर दो कि कॉमर्स रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और काइंड. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बिजनेस. इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस दैट हैव टू डू विद द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सिंपल सा आप ये आंसर उसमें भी लिख दोगे तब भी आपको 3 मार्क्स इस पर मिल सकते हैं. ओके, ऑलवेज गो थ्रू द वर्ड्स. अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आप कोशिश किया करो कि उस क्वेश्चन को मैक्सिमम 3 या 4 लाइन में ही लिखो. ओके, द नेक्स्ट थिंग, कम टू द नेक्स्ट वन. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो मीन्स आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना पड़ेगा. मैंने ब्रैकेट में मार्क्स भी लिख दिया है कि दिस क्वेश्चन आर कैरिंग 4 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स. तो 7th क्वेश्चन, इट इज गिवन प्रॉफिट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिजनेस. गिव 4 रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट. तो इन दिस यू हैव टू जस्ट शो दिस वन कि प्रॉफिट का एक बिजनेस में क्या रोल है. ओके, एक तरीके से प्रॉफिट को रिवॉर्ड माना जाता है एक बिजनेस में. तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस यू हैव टू डिस्कस इन दिस वन. कम टू द नेक्स्ट वन. गिव द मीनिंग एंड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. आपको इसमें मीनिंग देना है एंड एग्जाम्पल्स देना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की. तो मीनिंग आप पहले आप मीनिंग दोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एंड उसके 2 एग्जाम्पल्स दोगे. ओके, तो वो 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे. इसलिए 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड. जब एक क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी जाती हैं तो वी मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम दिस कि भाई एक क्वेश्चन का तो 2 मार्क्स का हो गया तो सेकंड वन विल बी ऑफ 2 मार्क्स सेम. ओके, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट वन, इट इज़ गिवन एग्जाम्पल. मैंने यहाँ पे लिया है आपको दिखाने के लिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस. अ पर्सन सेलिंग टी एंड कॉफी इन द रेलवे स्टेशन फॉर व्हाट? फॉर अर्निंग मनी. Doctor treating patients at his clinic for what? For earning fees. So these are the 2 examples which I have taken in the economic activities. Okay, come to the next one. Explain the meaning and causes of business risk. Here it is given 5 marks. आप देख सकते हो कि 5 marks के क्वेश्चंस हैं 9 and 10 एंड जो 11 12 है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है. तो 9th पे पहले हम जाते हैं. एक्सप्लेन द मीनिंग आप समझ जाना कि इट शुड बी ऑफ 2.5 मार्क्स एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस 2.5 मार्क्स. इसके आप नंबर्स को डिवाइड कर दिया करो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मार्क्स कितने मार्क्स के हो सकते हैं. मीनिंग दिया, अगर आपने नहीं दिया तो दे विल कट योर 2.5 मार्क्स और 2 मार्क्स ऑन द मीनिंग एंड दे विल गिव ओनली द मार्क्स ऑन द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. तो मीनिंग एंड कॉजेज आप बता देना. बिजनेस रिस्क क्या होता है मैंने अभी डिस्कस किया है. ये बिजनेस रिस्क होता क्या है. ओके, you can say the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. सिंपल से वर्ड में आप आंसर दे देना एंड उसके जो भी कॉजेज है डायरेक्टली उसको लिख देना. ओके, नेक्स्ट थिंग, कंपेयर द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अब आपको उसमें कंपेरिजन किसी के बीच में करना है, बिजनेस के और प्रोफेशन के एंड एम्प्लॉयमेंट के, जो कि मैंने इसको भी अपने वीडियो में एक जगह अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बिजनेस का अलग से क्या रोल है, प्रोफेशन का क्या अलग रोल है एंड एम्प्लॉयमेंट का अलग से क्या रोल है. तो आप उसका टेबल के साथ ही उस चीज़ को शो कर दोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एक एक चीज़ तीनों के बारे में. तो आपको उसके अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं. अगर आप पॉइंट वाइज कोई आंसर लिखते हो तो आपको मार्क्स गेन करने में बहुत ईजी रहेगा. ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो हेडिंग को भी देख के, टॉपिक को देख के भी मार्क्स दे देते हैं. ओके, तो उस पर भी आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते रहेंगे. जैसे कि मैथ्स में होता है, मैथ्स में आप कोई भी स्टेप लिखते जाओ 9th 10th में देखा होगा. मैथ्स तो कंपलसरी है 9th 10th में. तो उसमें आप देख सकते हो कि बच्चे एक लाइन भी लिखते हैं तो उस पर हाफ मार्क्स, सेकंड लाइन लिखते हो तो हाफ मार्क्स. तो वैसे बिजनेस में भी आप जितने टॉपिक डालोगे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सारे मार्क्स मिलेंगे. ओके,
कम टू द नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स टू बी कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। फैक्टर्स मैंने बताया था, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कौन से फैक्टर्स अपने कंसिडर करके वो स्टार्ट करता है। तो फैक्टर्स मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन ऑफ बिजनेस करता है, पहले वो कौन सा बिजनेस करना चाहता है, साइज ऑफ द फर्म क्या होनी चाहिए, लार्ज या स्मॉल स्केल, चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप क्या होना चाहिए, फिजिकल फैसिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, वो लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कोई भी बिजनेस पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या है, 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स को आप दिमाग में रखना। 6 मार्क्स मीन्स व्हाट, 6 मार्क्स मीन्स द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस, आपने लिख दिया डैश 1 ये फीचर्स, 2 ये फीचर्स, 3 दिस वन इज द फीचर, 4th ये, 5 ये, 6 ये, देन ओनली यू गेट अ 6 मार्क्स। अगर 6 मार्क्स लिखा है तो आपको 6 फीचर्स ज़रूरी बताने होंगे। अगर आपने 6 फीचर्स नहीं बताया और सिर्फ ओनली 4 and 5 यू हैव मेंशन द आंसर, then they will cut your 1 or 2 marks according to the answer. Come to the next one. Harish produces the wheat for personal consumption. Will it be a business activity? हरीश जो है, it was just produce the wheat for personal consumption. तो क्या आप इसको पर्सनल कंजप्शन मीन्स अपने खुद के लिए वो वीट को प्रोड्यूस किया है फॉर देयर ओन पर्सनल कंजप्शन, तो क्या उसका वो ये बिजनेस एक्टिविटी है? वो तो कहीं मार्केट में जाके उस चीज़ को सेल तो कर नहीं रहा है, तो क्या वो उसका बिजनेस एक्टिविटी में आता है? क्या वो उस चीज़ को बेच रहा है कि जिससे उसको प्रॉफिट मिल रही है? नहीं। तो नो, एज इट इज़ नॉट फॉर अ परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट। वो उस चीज़ को इस वे में नहीं परफॉर्म करना है कि उससे उसका प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, तो ये हॉट्स क्वेश्चन आपके दिए, तो इसका हॉट्स का मेन मीनिंग होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मीन्स आप कितने लेवल पे क्वेश्चन को इमेजिन कर सकते हो। ये चैप्टर्स के बुक के लास्ट में भी दिए रहते हैं कि बच्चे ने अभी तक क्या इस चैप्टर में सारे चीज़ को मिला के समझा है, तो ये उन लोगों के लिए रहता है जो कि आप चैप्टर स्टार्टिंग में समझे हो, तो लास्ट में अगर आपसे सिंपली कोई क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्टली उस चीज़ का आंसर दे दो। ओके, अ पर्सन सेल इज ओल्ड कार एट प्रॉफिट, कैन इट टर्म्स इन द बिजनेस एक्टिविटी। जो पर्सन रहता है वो अपना जो उसका ओल्ड कार रहता है उसने एट अ प्रॉफिट पे उसको बेच दिया। पर्सन सेल इज कोल्ड एट प्रॉफिट, कैन इट टर्म्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। क्या ये उसका बिजनेस एक्टिविटी है? क्या वो अपनी हर ओल्ड कार सबको बेच रहा है? क्या उसका काम है कि ओल्ड कार वो ओल्ड कार की शॉप खोले और ओल्ड चीज़ों को बेचे? क्या अगर वो एक तरीके से उसका बिजनेस एक्टिविटी होता और उसकी एक शॉप होती जहाँ पे वो ओल्ड सामान को सोल्ड आउट करता, तो वो बात अलग थी कि उसका काम है पुरानी चीज़ों को बेचना। बट यहाँ पर्सनली उस चीज़ को सेल कर रहा है प्रॉफिट के लिए, तो वो तो एक्टिविटी नहीं रहा ना बिजनेस का। नो, बिकॉज बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड ऑन रेगुलर बेसिस। जो उसका रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी चलेगा, देन ओनली वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस इज अ बिजनेस एक्टिविटी। ओके, means what in this you have to brief explanation of features of business you have to give in this one. features of business बताना पड़ेगा, बिजनेस होता क्या है, तभी आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन समझ सकते हो। बट डायरेक्ट भी अगर आंसर आप लिख दोगे तो इट इज ऑल्सो ओके, बट इट विल बी कम ऑफ 1 मार्क्स। लास्ट वन, इट इज गिवन रिस्क इज एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ अ बिजनेस, डू यू अग्री, एक्सप्लेन। तो इन दिस व्हाट यू हैव टू डू, मीनिंग एंड नेचर ऑफ अ बिजनेस रिस्क बताना, आपको बिजनेस रिस्क का डेफिनेशन बताना, उसके नेचर क्या है वो बताने हैं आपको इसमें। ओके, now this is just related to the chapter 1. We just go to the our next chapter 2 questions. Okay, now we are going to take the questions from chapter 2. Forms of business organization. You can see this is the forms of business organization, important question, 1 marks. In this question first it is asked to write the name of form of business organization found only in India. कौन से business organization हैं जो कि सिर्फ इंडिया में ही बनते हैं? यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ओके, नेम 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस इन विच सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ वेरी सुटेबल. तो सोल प्रोप्राइटरशिप को सबसे सुटेबल बिजनेस अगर उसको डेवलप करना होगा तो चलाना होगा तो उसका बेस्ट क्या होगा? यू कैन से द 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ वेरी सुटेबल. तो आप यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ पार्लर ऑल्सो, रिटेलर शॉप. पार्लर में क्या होता है कि डायरेक्टली कस्टमर से डील करना, एंड रिटेलर शॉप पे भी डायरेक्टली कस्टमर से डील करना. ओके, तो दोनों आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल आप सोल प्रोप्राइटरशिप का ले सकते हो जो कि एक बिजनेस के पर्पज़ से उसको इजी वे में उसके लिए सुटेबल हो, उसको इजी वे में हैंडल कर सके. तो आप कोई भी बिजनेस ले सकते हो. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, नेम द पर्सन हु मैनेजेस अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. सबको आंसर का पता होगा कि जो मेन एल्डर मेंबर होते हैं घर के, वही उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को मैनेज करते हैं. और उसके बाद जो भी उनके आप बोल सकते हो कि उनके बाद के जो
एज की रहती है 85 इज एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली, तो उसके बाद के जो 75 होंगे फिर वो उसके हेड बन जाते हैं। वो तब बनते हैं हेड जब 85 वाले एज के पर्सन की डेथ हो जाती है। कम टू द नेक्स्ट वन, नेम द पर्सन हु मैनेजेस अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अच्छा, इट इज डन, ओके। कम टू द नेक्स्ट वन, राइट द नेम्स ऑफ सिस्टम विच गवर्न मेंबरशिप इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। Names of system, you can study about the Mitakshara and the Daya Bhag. These are the two name of system which govern membership in joint Hindu family business. You can say that the Mitakshara, this is school of Hindu undivided families applied to the whole of India. ये सारे इंडिया में अप्लाई किया जाता है इसका, ओके, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ बंगाल। ये मिताक्षरा एंड दया भाग दो टाइप्स होते हैं इसके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। मिताक्षरा मीन्स आप समझ जाओ कि ये एक ऐसा स्कूल ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो अप्लाई होता है सिर्फ इंडिया में, स्टेट ऑफ बंगाल, असम को, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ बंगाल एंड असम। इन ऐसे मतलब इंडिया के अलावा आप बोल सकते हो कि मिताक्षरा जो है वो सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया। इंडिया में सारे जगह अप्लाई होते हैं, सिर्फ कुछ जगहों को छोड़ के, जैसे आप ले लो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ बंगाल, असम एंड सम स्टेट्स ऑफ ओडिशा। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, अ सन हैज़ इंटरेस्ट मीन्स जो इसमें जो सन होते हैं, जो अगर उनका बर्थ हो जाता है तभी से उनका वो इंटरेस्ट रहता है उस प्रॉपर्टी पे, कि जो भी उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हैं वो उन पे उनका हक होता है, ओके। फ्रॉम द बाय द मियर बर्थ मीन्स पैदा होने पे ही उनका वो उस प्रॉपर्टी पे हक बन जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरेस्ट ही कैन डिमांड, अब वो उनका जो सन है वो डिमांड भी कर सकता है अपने पार्टीशन के लिए। But in the contrast, if father has his personal property, then it will be his personal property even after the birth of the son. अगर उस फादर का खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगा और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो उस फादर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे सिर्फ फादर का ही हक होगा, उसके सन का नहीं, ओके। एंड वन मोर थिंग इन दिस गिवन दया भाग सिस्टम, दिस स्कूल ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज अप्लाइड इन सम स्टेट्स ऑफ बंगाल, असम एंड ओडिशा। ये कहाँ अप्लाई होता है? स्टेट्स आप बोल सकते हो बंगाल में, असम में एंड ओडिशा में। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, सन विल गेट द राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। मीन्स इसमें सन की जो राइट होती है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे तभी होती है जब उसके फादर की डेथ हो जाए। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम फादर कैन सेल, डोनेट और ट्रांसफ़र हिज प्रॉपर्टी एज पर हिज। वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी अपने अकॉर्डिंग, ओके। Next one, it is given, enumerate the two conditions necessary for formation of joint Hindu family business. तो you can say the joint Hindu family business, आप बोल सकते हो कि कौन से ऐसे टू कंडीशन हैं कि आपको उस, पहली बात तो ये आपको उसी फैमिली का मेंबर होना चाहिए। आप उस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हो होने चाहिए, मीन्स आप उस पर्टिकुलर फैमिली से ही बिलोंग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं और के मेंबर हो, किसी और फैमिली के मेंबर हो, तो आप चाहोगे कि उस मेंबर के आप ओनर बन जाओगे, उस जॉइंट हिंदू फैमिली की ओनर बन जाओगे। ऐसा नहीं है, आपको एक उस पर्टिकुलर फैमिली से आप बिलोंग करने चाहिए। एंड आपका वन थिंग इसमें ये भी है दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली। 2 मेंबर अगर उस फैमिली में रहते हो तो आप उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कह सकते हो। एंड वन मोर थिंग इन दिस यू कैन मेंशन इन द आंसर, आप एक चीज़ और मेंशन कर सकते हो कि बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। मेन बेसिस जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस का ये है कि जो मेंबर्स होंगे वो एक पर्टिकुलर फैमिली से ही बिलोंग कर रहे होंगे, ओके। कम टू द 6th वन, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आप बोल सकते हो कि मिनिमम नंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए होने चाहिए 10 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए, ओके। नेक्स्ट थिंग, कम टू द नेक्स्ट वन, 1 मार्क्स क्वेश्चन इट इज गिवन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। आप अनलिमिटेड लायबिलिटी की मीनिंग डायरेक्टली बता देना कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया, लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स जितना आप कैपिटल लगाए आपको उतना ही पेमेंट करना पड़ता है किसी भी डेट का, किसी भी लोन का। दे विल नॉट टेक देयर एनी पर्सनल एसेट। जहाँ पे पर्सनल एसेट्स की बात होती है कि आपको कोई भी डेट, कोई भी लोन को चुकाने के लिए आपको पर्सनल एसेट्स को भी देना पड़ता है वहाँ पे, तो आपको वो अनलिमिटेड लायबिलिटी में आता है, ओके। अनलिमिटेड लायबिलिटी बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसको आपको आना ही चाहिए। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जितना अच्छे से वर्ड में लिखोगे उतनी अच्छी आपका रहेगा। नेम द टाइप ऑफ कंपनी विच मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 lakhs अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। इफ वी कैन सी
एक्ट 2013, मैंने आपको बताया 1956 एक्ट हट चुका है, उसके जगह उसको रिप्लेस करके आया एक्ट 2013। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पब्लिक कंपनी के पास मिनिमम पेड कैपिटल होना चाहिए 5 लाख। व्हाट इज मेंट बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आप सिंपली वर्ड में लिख सकते हो कि इट रिफर्स टू द मिनिमम अमाउंट विच अ कंपनी शुड raise at the time of issuing capital. This is the simple answer you can write in the 1 marks. Okay, 1 marks it doesn't mean कि 1 marks का आंसर हो तो आप एक लाइन में ही एक ही आंसर दो, ठीक है। फीचर्स की बात, जहाँ आप स्टेप बाय स्टेप दोगे ना आंसर 1 2 3 4, वो फीचर्स में होता है, वो स्टेप्स में होता है, वो कॉजेज में होता है, मेरिट्स में होता है, डीमेरिट्स में होता है, एडवांटेज में होता है, डिसएडवांटेज में होता है। बट 1 मार्क्स का अगर आपको डेफिनेशन पूछा तो मैक्सिमम 2 लाइन में तो आप लिख के दे ही दो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। इट इज गिवन हियर द 3 मार्क्स क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इन पार्टनरशिप विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है पार्टनरशिप में, आप इसको बताओगे। मैंने आपको बताया था अगर ABC पार्टनर है तो ABC के बिहाफ पे काम कर सकता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता है, इसे म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं पार्टनरशिप में। तो आप एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन कर देना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द 3 मार्क्स। इन 10th इट इज गिवन व्हाट इज द रोल ऑफ कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो एक कर्ता का क्या रोल है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, सारे मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, सारी पावर उसके पास होती है। नेम द टाइप्स ऑफ कंपनी विच 2 पर्सन कैन स्टार्ट। कौन से ऐसी टाइप्स ऑफ कंपनी जिसमें 2 लोग मिलकर कोई भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, वो है पार्टनरशिप। व्हाट इज मेन बाय पार्टनर बाय स्टेपल। पार्टनर्स बाय स्टेपल क्या होता है, फर्स्ट आपको ये चीज़ जानना है कि पार्टनर्स हु विथ हिज हर ओन इनिशिएटिव कंडक्ट बिहेवियर, मीन्स एक तरह से अपने आप को प्रेजेंस करता है बिहेवियर के थ्रू, एक इनिशिएटिव कंडक्ट के थ्रू कि वो उस पार्टनरशिप का मेंबर है, बट वो एक्चुअल में वो रहता नहीं है। ओके, पार्टनर्स हु विथ हिज हर ओन इनिशिएटिव कंडक्ट बिहेवियर गिव्स एन इम्प्रेशन टू अदर दैट ही इज पार्टनर ऑफ फर्म। मीन्स अपने इम्प्रेशन से, अपने बिहेवियर से वो एक तरीके से इनडायरेक्टली बताता है कि ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म। Come to the next one. It is given here what is secret partner. Secret word I have already show you in the previous lecture with the help of the picture also. Partners whose association with the firm is unknown to the general public, जिसका होना ना होना एक कंपनी में मैटर करता है, बट फॉर द जनरल पब्लिक इट इज़ अननोन फॉर देम। कम टू द नेक्स्ट वन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इट इज़ अ सेटअप फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। ओके, टू डायरेक्टली परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर्स, के सप्लायर से डायरेक्टली परचेज करो वो सामान एंड उसको प्रोड्यूस करो, जो भी रॉ मटेरियल से सप्लायर से डायरेक्ट लो एंड उसका प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दो। कम टू द नेक्स्ट वन। Here it is given 4 or 5 marks question. 16 it is given is 4 5 marks मीन्स मैंने एक ऑब्लिक का साइन लगाया बीच में, मतलब आप इस आंसर को बोल सकते हो कि 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है। ओके, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपलसरी। क्या एक पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है? यस। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर जिस नॉन रजिस्ट्रेशन अगर कोई भी कंपनी है वो नॉन रजिस्टर्ड है तो उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आपको ऑब्वियसली पता है, अगर आप रजिस्टर्ड एक पार्टनरशिप आप करते हो तो आपका राइट रहेगा, आप किसी पे भी अगेंस्ट फाइल केस कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, किसी के अगेंस्ट सू कर सकते हो, चाहे कोई अदर मेंबर है उस पर आप कोई भी केस कर सकते हो। बट वेन एवर यू आर हैविंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कोई भी ऐसा इशू होता है तो आपके सारे राइट्स आपसे ले लिए जाते हैं, आपको कोई राइट नहीं रहता है आप किसी अदर पार्टनर पे केस करो या किसी अदर पार्टनर को आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई भी लॉयर का हेल्प लेके उसको रिमूव करा सको पार्टनरशिप फर्म से। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। व्हाट आर द 4 लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन दिस यू हैव टू एक्सप्लेन लिमिटेशन, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या कमी होती हैं। आपको कोई 4 बताने हैं लिमिटेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी के। In 18th it is given differentiate between private company and public company. You have to just show what is the difference between the private company and public company. तो private company का आप अलग से बता देना है, public company का अलग से। ओके, तो directly you have to make a column and then you have to show the private company and public company differences according to the figure. Just make 2 columns and show the difference between the private company and the
public company. Here it is given the 6 marks question. In this 19th question, you can see Mr. Amit Kumar is interested in the flotation of a company. Briefly discuss the steps he should take. Means flotation of a company means you can say whenever the private company wanted to change their company into a public company. जब private company को public company में change करना होता है तो we can say the flotation of a company. फ्लोटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी. ये कौन सा प्रोसेस होता है जब प्राइवेट कंपनी अपने आप को अपनी कंपनी को कन्वर्ट करके पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र करना चाहती है. बाय इशूइंग शेयर्स अवेलेबल फॉर द पब्लिक टू परचेज. ये सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे. बाय इशूइंग शेयर्स अवेलेबल फॉर द पब्लिक टू परचेज. इट अलाउज कंपनीज टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग एक्सटर्नली इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिटेन्ड अर्निंग टू फंड न्यू प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन. ओके, this way they can take the step for making private company into a public company. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी. एक जनरल मीटिंग के थ्रू ही सारे अपने स्टेप्स जो भी रहेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी को एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये सारी चीज़ इनको करनी पड़ेगी. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, तभी सारे रूल रेगुलेशन के बाद ही ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है. यू हैव टू राइट ऑन द स्टेप्स. ओके, यू कैन जस्ट राइट ऑन द स्टेप्स ओनली. आप इतना लिख सकते हो कि एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स चाहिए. देन यू कैन पॉइंट वाइज राइट डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिस वे. बट हेयर इट इज़ गिवन अगेन द 6 marks question. Only 6 cases you have to write down in this question, not more than 6. Is it clear? Come to the next one, 20. Discuss the reasons for the superiority of a joint stock company over sole proprietorship and partnership. आपको रीज़न बताना है कि फॉर द सुपीरियरिटी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओवर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के पहले आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी की क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हमें वो देखने को नहीं मिलती हैं. कितना सुपीरियर है ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के कंपैरिजन. यू हैव टू गिव दिस आंसर इन दिस क्वेश्चन. 21. इट इज़ गिवन एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए हमें उसका चॉइस करना पड़ता है. यू कैन नो द फैक्टर्स. आप बोल सकते हैं लायबिलिटी देखनी होती है, कंटिन्यूटी देखनी होती है, मैनेजमेंट एबिलिटी देखनी होती है, डिग्री ऑफ कंट्रोल देखना पड़ता है, रेगुलेशन देखना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखनी होती है. ओके, नेक्स्ट इट इज़ गिवन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज सुटेबल फॉर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड वाई. तो यू कैन नो सुटेबल. With the word suitable you can see the sole proprietorship in which you can take the example of beauty parlor and coaching center for science student. डायरेक्टली आपको जहाँ पे फेस टू फेस आपको कांटेक्ट करना पड़े. इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर यू कि आपको छोटी मोटी जो भी कमी हो आप उस चीज़ को डायरेक्टली डील कर सको, नॉट थ्रू एनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर एंड वर्कर्स. ओके, so this is the end of the questions which was taken from the chapter 1 and 2. ये आपका क्वेश्चन का जो भी मेरे को लगा कि क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करना चाहिए मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया. जस्ट गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस. इट इज़ वेरी, you can say it is very important for your examination, very important, because if you are just go with this question then you can understand which type of question they will maybe ask in the examination. किस टाइप के क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ सकते हैं. तो आप इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हो. बाय सीइंग दिस वन आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि ऑन विच टॉपिक यू शुड वांट एनी डिटेल. अगर किसी टॉपिक पे आपको अच्छे से डिटेल चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो in the next lecture we will just go through the next chapter number 3. So thank you class for today, and please if you like my video then you can like and subscribe my channel. Thank you class for today.